नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मेरे द्वारा लगभग 1.5 वर्षों में कौन कौन से न्यूज़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्या कौन से न्यूज़ चर्चा में रहे हैं, उन सब की चर्चा हम करने वाले हैं। तो मेरे द्वारा 7 से 8 क्लास में आपको पूरे 1.5 साल में जितने भी करंट अफेयर में चर्चा के विषय रहे हुए हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित, उन सभी पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास जो है ये थोड़ी सी विशेष है, क्योंकि यहाँ पर हम पहली क्लास में ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके संदर्भ में हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। यानी कि आज केवल एक ही टॉपिक करने वाले हैं और उस एक टॉपिक के आधार पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं उसको किन किन आधारों पर तैयार करना चाहिए, ताकि हमारा यूपीएससी में देखें तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं वहीं से आते हैं जो किसी न किसी कारणवश वो न्यूज़ में रहा हो, और साथ ही साथ उसके बेसिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस एक टॉपिक के माध्यम से कि कैसे करंट को और करंट के साथ साथ बेसिक को भी तैयार करते हुए चले, ताकि एक भी प्रश्न हमारा ना छूटे, चाहे यूपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस से संबंधित एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर करंट अफेयर के प्रोग्राम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के तहत आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है गगनयान, है ना। गगनयान, ये जो हम टॉपिक करेंगे इसको विशेष संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले कि ये आखिर चर्चा में क्यों रहा, गगनयान जो है ये आखिरकार चर्चा में क्यों रहा। फिर हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कब प्रारंभ किया गया, कब इसके बारे में सोचा गया, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये गगनयान है क्या, गगनयान को समझेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर ये जो मिशन है ये मिशन भारत के लिए कैसे उपयोगी साबित सिद्ध होगा। इतनी सारी चीज देखेंगे तो हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें कई सारे ऐसे शब्द आएंगे जिसका बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, वहां से डायरेक्टली एक स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है। तो हम बेसिक को भी देखेंगे कि इसके आधार पर बेसिक में हमें क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि ये जो गगनयान है, गगनयान आखिरकार यहां पर चर्चा में क्यों रहा। तो यहां पर आपको एक नाम सुनाई दिया होगा पिछले वर्ष, गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, है ना। गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना की गई और इसकी पहली बैठक जो है वो 8 जून 2019 को पहली बैठक यहां पर की गई। अब यहां पर ये जो परिषद स्थापित किया गया इसका कारण क्या रहा, है ना, क्यों, है ना, क्यों स्थापित किया गया, इसके कार्य क्या क्या होंगे, और साथ ही साथ इसमें कोई भी परिषद होती है तो उसमें सदस्य होते हैं, तो उन सदस्यों में कौन कौन से लोग सम्मिलित होंगे। क्योंकि प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें से कोई सा भी कथन उठाकर आपको दे देगा। अगर सही कथन पता हो तो गलत को हम आसानी से चूज कर सकते हैं। तो यहां पर गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बात करें तो इसमें सदस्य के रूप में देखें तो सबसे पहले तो अंतरिक्ष विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव जो होंगे वो सदस्य के रूप में होंगे, ठीक है ना। मैं दो बार रिपीट करते हुए चलूंगा, आप लिखते हुए चलिएगा कि गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में जो सदस्य होंगे उन सदस्यों में अंतरिक्ष विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सम्मिलित होंगे। उसके बाद देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पास भी वैज्ञानिक सलाह हेतु कुछ वैज्ञानिक होते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार होंगे वो इसके सदस्य के रूप में होंगे। अगला यहां पर देखें तो भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है ना, अकादमी है, साथ ही साथ रिसर्च संस्थान है, शोध संस्थान है। तो जो प्रमुख अकादमी है और साथ ही साथ प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, इनके जो निदेशक होते हैं वो भी इसके सदस्य के रूप में होंगे। तो प्रमुख अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के निदेशक इसके सदस्य के रूप में होंगे। और साथ ही साथ देखें तो इसमें विभिन्न भारतीय उद्योग जो हैं, बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनके जो प्रमुख हैं वो भी इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। तो ये 4 चीजें याद रखिएगा, इसको स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। अब इसकी कार्य की बात
करें कि आखिर ये जो परिषद स्थापित हुई है इसका कार्य क्या है, तो कार्य हम देख सकते हैं गगनयान से संदर्भित है। तो गगनयान की जितनी भी परियोजनाएं होंगी उन सभी परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा करना इसका कार्य होगा, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जो हितधारक होंगे उनके साथ सहयोग स्थापित करना इसका मुख्य कार्य के रूप में होगा। तो कार्य फिर से रिपीट करता हूं, गगनयान की समग्र परियोजना स्थिति पर चर्चा करना, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग स्थापित करना इसका मुख्य कार्य के रूप में होगा। तो यहां पर हमने देख लिया कि आखिर ये चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में रहने का मुख्य विषय क्यों रहा। गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना हुई और इसकी पहली बैठक 8 जून 2019 को संपन्न हुई। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि की कि जो गगनयान है, गगनयान की संकल्पना कब से आई, है ना, गगनयान की संकल्पना कब से आई। तो यहां पर सबसे पहले 2004 में मानव युक्त एक अंतरिक्ष में स्पेस भेजने की परिकल्पना की गई। कब? 2004 ईस्वी में, कि मानवों को हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देखें तो उस समय काल तक दो देश जैसे रशिया और अमेरिका, इन दोनों के द्वारा स्पेस में मानव को भेजा जा चुका था सुरक्षित, और साथ ही साथ चीन भी कार्य कर रहा था। और चीन की बात करें तो 2013 में इसने भी भेजा और इसका भी सफल रहा। तो भारत भी इस दौर में पीछे ना रहे, इसलिए सबसे पहली जो परिकल्पना की गई इस संदर्भ में वो 2004 ईस्वी में की गई, और 2018 में इसे एक स्वदेशी मिशन के रूप में, है ना, 2018 में इसे एक स्वदेशी मिशन के रूप में घोषित किया गया कि गगनयान जो होगा वो हमारा स्वदेशी मिशन होगा, जितने भी कार्य होंगे वो भारत में ही इससे संदर्भित होंगे। अब यहां पर देखें कि गगनयान यानी कि स्पेस में जाने की तो बात हो गई, लेकिन स्पेस में जाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि यहां पर देखें तो जो हम धरती पर जैसे जीवन यापन करते हैं, जैसी दिनचर्या है, जीवन शैली है, अंतरिक्ष में बिल्कुल ही इसके विपरीत होता है। जैसे यहां पर ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से हम यहां पर खड़े हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। अंतरिक्ष में ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, और अंतरिक्ष में देखें तो जीरो ग्रेविटी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे उलट गए हैं वैसे ही रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी यहां पर अंतरिक्ष यात्री होगा, सबसे पहले तो यह चयन करना पड़ेगा कि अंतरिक्ष यात्री किसको बनाया जाए, और चयन हो गया तो चयन के बाद उनका प्रशिक्षण करवाया जाएगा। तो यहां पर देखें तो जो भी अंतरिक्ष यात्री होंगे, अंतरिक्ष यात्री के चयन और प्रशिक्षण हेतु, है ना, प्रशिक्षण हेतु ग्लोकॉस्मोस के साथ समझौता किया गया है ना, ग्लोकॉस्मोस के साथ समझौता किया गया है। ये क्या है? रूस का संस्थान है, इसके साथ क्या किया गया है? समझौता किया गया है। जबकि यहां पर देखें तो अंतरिक्ष में बहुत सारी चुनौतियां होती है, अलग अलग प्रकार की रेडिएशन आती है, है ना। यहां पर देखें तो जो पृथ्वी पर हम देखे थे ओजोन परत, उसके द्वारा बहुत सारे रेडिएशन को रोक लिया जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में तो डायरेक्टली आता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य से समस्याएं होंगी, लाइफ सपोर्ट चाहिए, तो इन सब से संबंधित, है ना, जो यहां पर अंतरिक्ष चिकित्सा है, स्वास्थ्य की निगरानी करने हेतु, और जो भी विकिरण आ रहा है विकिरण से सुरक्षा हेतु और लाइफ सपोर्ट हेतु यहां पर इसरो के द्वारा CNES क्या है? फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके साथ सहयोग स्थापित किया गया है, ताकि इसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो अच्छे से लिया जा सके और इस पर अमल अच्छे से किया जा सके। तो ये हो गया हमारा पृष्ठभूमि। कब सोचा गया था? पहली बार 2004 में, 2018 में स्वदेशी मिशन के रूप में घोषणा कर दिया गया, और ग्लोकॉस्मोस के साथ और साथ ही साथ यहां पर CNES के साथ यहां पर समझौता किया गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं गगनयान की, कि गगनयान क्या है। गगनयान की बात करें तो यहां पर क्या बात हो रही है? मानवों को अंतरिक्ष में भेजने की। इसलिए जो ये स्पेस क्राफ्ट है, ये कैसा स्पेस क्राफ्ट है? क्रू ऑर्बिटल, है ना, क्रू ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट है। क्रू यानी कि इसमें कुछ मेंबर स्पेस में जाएंगे, तो क्रू ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट है हमारा गगनयान। इसमें देखें तो इसके तहत 3 लोग जो है, 3 लोग स्पेस में जाएंगे, 7 दिनों तक के लिए जाएंगे। ठीक है ना। 2022 से पहले इस मिशन को पूरा होने की संभावना जताई जा रही थी कि 2022 से पहले इसको पूरा कर लिया जाएगा। अब
डायरेक्टली हम देखें, डायरेक्टली मनुष्य को हम वहां पर भेज दें और उससे संदर्भित कुछ जानकारी हमारे पास ना हो, तो ऐसे में जो भी वहां पर क्रू मेंबर जाएंगे उनके जान को खतरा हो सकता है। तो इसके संदर्भ में इसरो के द्वारा जो ये गगनयान है, गगनयान को भेजने से पहले 2 यहां पर मिशन भेजने की बातें की गई है। 2 मानव रहित मिशन भेजने की बात की गई है। पहला जो मिशन है वो दिसंबर 2020, इसी वर्ष 2020 में भेजकर ट्राई किया जाएगा और दूसरा जुलाई 2021 में वो मिशन भेजा जाएगा और इसके संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की जाएगी जिसके आधार पर ये सभी लोग अच्छे से ट्रेंड हो पाएंगे। तो यहां पर देखा जाए तो 2 पूर्व मानव रहित मिशन यहां पर भेजा जाएगा, पहला दिसंबर 2020 में और दूसरा जुलाई 2021 में। उसके पश्चात यहां पर गगनयान को प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखा जाए प्रक्षेपण की बात आई है ना, तो प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाएगा? जो भी भारतीय मिसाइल सिस्टम है, और भारतीय मिसाइल सिस्टम में देखिए तो ये जो प्रक्षेपण है GSLV Mark 3 के द्वारा यहां पर प्रक्षेपित किया जाएगा। अब ये GSLV क्या है ना, प्रक्षेपण यान क्या है, तो पूरे प्रक्षेपण यान की हिस्ट्री भी हम यहां पर देखेंगे कि कौन सी पहली प्रक्षेपण यान, प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, इन सब की भी जानकारी हमें होनी चाहिए क्योंकि बेसिक के रूप में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर GSLV Mark 3 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया जाएगा और कहां, LEO लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। अब यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट आ गया, तो अर्थ ऑर्बिट क्या है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तो इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करें ऑर्बिट की, ऑर्बिट एक बार देख लेते हैं, यानी कि कक्षाएं, पृथ्वी की कक्षाएं कैसी कैसी हैं। तो यहां पर अगर पृथ्वी की बात करें, ये हमारी अगर पृथ्वी है तो ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब यहां पर देखें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, है ना, जैसे जैसे पृथ्वी की धरातल से ऊपर जाएंगे वो हमारी कक्षा कहलाती है, ठीक है ना। तो इसमें देखें सबसे पहला क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, है ना, 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक अगर हम जाएंगे तो उतने दूरी को हम क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि इसे हम ध्रुवीय कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। लो अर्थ ऑर्बिट या फिर निम्न भू कक्षा, ध्रुवीय कक्षा सॉरी, निम्न भू कक्षा इसे कहते हैं और ऊंचाई कितनी, 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक, इसे ध्रुवीय कक्षा भी कहा जाता है। कारण क्यों, क्योंकि ये जो है नॉर्थ ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव से साउथ ध्रुव की तरफ ये रोटेट करती है। अब पृथ्वी पर जितने भी हमारे सैटेलाइट सिस्टम है, इसके रोटेशन की बात करें तो 2 प्रकार से होती है, एक तो विषुवतीय वृत्त है, इसके आधार पर करती है, और दूसरा हमारा ये जो दूसरा हमारा ध्रुव है, ध्रुवों को लेकर करती है, यानी कि ध्रुव नॉर्थ साउथ, और दूसरा जो हमारा विषुवतीय वृत्त है इसके आधार पर करती है। तो यहां पर लियो की बात करें तो लियो क्या है, ध्रुवीय कक्षा है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ यह क्या करता है, रोटेट करते रहता है। अब यहां पर कौन कौन से सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, तो जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जासूसी उपग्रह है, जासूसी करने हेतु जो उपग्रह स्थापित किया जाता है वो भी लियो में स्थापित किया जाता है। जो मैपिंग किया जाता है, मैपिंग से संबंधित जो भी सैटेलाइट होगा वो भी लियो में स्थापित किया जाता है। निगरानी अभियान अगर कोई किया जा रहा है तो उससे संदर्भित जो सैटेलाइट होगा वो भी लियो में ही स्थापित होगा। तो आशा करता हूं पहली कक्षा आपको समझ में आ गया। लियो लो अर्थ ऑर्बिट 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक, और कौन सी डायरेक्शन में, हमारा ध्रुवीय डायरेक्शन में। दूसरा यहां पर बात करें तो दूसरा है हमारा मियो, है ना, दूसरा है मियो यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट हिंदी में बोलते हैं मध्य भू कक्षा, और इसकी बात करें तो 2000 से लेकर 35,786 यानी कि 2000 तक ये था, इसके ऊपर 2000 से लेकर 35,786 किलोमीटर से नीचे तक की जितनी भी ऊंचाई है उसको हम मियो या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बीच में सबसे अधिकतम उपग्रह जो स्थापित किया जाता है, सबसे यहां पर अच्छा जो माना जाता है वो 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई माना जाता है, वहां पर स्थापित किए जाते हैं। और यहां पर जितने भी
जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं वो 12 घंटे में एक कक्षा पूर्ण कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर किस प्रकार की सैटेलाइट स्थापित की जाती है, तो नेविगेशन है ना, नेविगेशन से संबंधित जैसे आप जीपीएस प्रयोग करते हैं वो यहीं पर स्थापित रहते हैं, है ना। उसके बाद ग्लोनास है, गैलीलियो है, ये सभी के सभी, साथ ही साथ संचार से संबंधित जो होते हैं यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। लेकिन संचार के लिए देखें तो भूतुल्यकालिक कक्षा जो है, भूस्थैतिक कक्षा है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण देखते हैं। अब यहां पर देखें, हम यहां पर शब्द देखें अगला जीएसओ या फिर जीईओ। जीएसओ हो गया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, हिंदी में हो गया भूतुल्यकालिक कक्षा, और इसकी जो हाइट है वो पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर है। 35,786। भूतुल्यकालिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो आवर्त काल है वो पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है ना। आवर्त काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है, और पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है आप सभी को पता है। एक घूर्णन कितने देर में लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। और यहां पर जो जीएसओ भूतुल्यकालिक कक्षा में जो भी सैटेलाइट स्थापित की जाती है वो भी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। कारण क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए हमने यहां स्थापित कर दिया तो पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी ये भी वैसे ही वैसे घूमेगा, यानी कि एक पॉइंट पर ये क्या करेगा, एक पॉइंट पर पूरा अपना फोकस बनाए रखेगा हमेशा ही। इसलिए जो हम टीवी में भी देखते हैं उसका जो सिग्नल है ना, संचार व्यवस्था के लिए सबसे संचार व्यवस्था से संबंधित जो उपग्रह होते हैं वो इसी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, है ना, इसी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। अगर यहां स्थापित नहीं होता तो आपको बार बार एंटीना घुमाते रहना पड़ता। तो यहां पर क्या होता है, जो संचार उपग्रह है डायरेक्टली हमारे ऊपर होता है, सिग्नल भेजते रहता है और हमें सिग्नल की प्राप्ति होती है, हम टीवी आराम से देखते हुए रहते हैं। तो ये था हमारा जीएसओ। उसके बाद है जीईओ, जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट, या फिर इसी को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई वही है 36,000 किलोमीटर। संचार तथा मौसम से संबंधित उपग्रह यहां पर स्थापित किए जाते हैं। तो आपको यहां पर जो हमारे कक्षाएं हैं, कक्षाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम यहां पर गगनयान पर थे और ये लियो में 300 से 400 किलोमीटर पर जाकर स्थापित होगा। अब यहां पर बात करें गगनयान की, तो गगनयान जो है अन्य देशों की, जितने भी अन्य देशों में कौन कौन भेज चुका है, अमेरिका, रशिया और चीन, तो इनके जितने भी यान है उससे ये हल्के में होगा, जैसे छोटी में होगी, है ना, उससे छोटा होगा। रूस का जो यान था उसका नाम था सोयूज। नासा का जो यान था उसे बोलते थे ओरियन, उसका नाम था ओरियन। और चीन का जो था उसे सेनझोउ, ठीक है, नाम याद रखिएगा। रूस का सोयूज, नासा का ओरियन, चीन का सेनझोउ। ये क्या था, गगनयान के समान ही स्पेस क्राफ्ट है जिसके द्वारा मनुष्यों को भेजा गया था। जब यह हमारा मिशन हो जाएगा तो भारत उन देशों में सम्मिलित हो जाएगा, वो चौथा देश होगा जो स्पेस में मानवों को भेजने वाला होगा, ठीक है ना। अब यहां पर बात करें कि इसमें जो अंतरिक्ष यात्री होंगे, अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, तो ऐसे नॉर्मल पर्सन को तो लेंगे नहीं। तो अंतरिक्ष यात्री जो है हमारा भारतीय वायुसेना है, भारतीय वायुसेना के पायलट जो है उन्हीं को अंतरिक्ष यात्री के रूप में यहां पर चूज किया जाएगा। और उनका रूस में प्रशिक्षण भी चल रहा है ना, रूस में उनको भेज दिया गया है, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन्हीं को यहां पर अंतरिक्ष यात्री के रूप में भेजा जाएगा। और प्रशिक्षण की बात करें तो जो हमारी भारतीय वायुसेना है और भारतीय वायुसेना के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन है, इन सब के साथ इसरो का सहयोग बना हुआ है और इन सब के आधार पर इनका ट्रेनिंग हो रहा है। अब यहां पर बात करते हैं कि भारत के लिए ये उपयोगी कैसे सिद्ध होगा, है ना। गगनयान जो है ये भारत के लिए उपयोगी कैसे सिद्ध होगा, तो इसमें 2-4 चीजें हम देख सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि ये क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय वस्तु है। तो जब ये होगा हमारा तो देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर में प्रवर्धन होगा, ठीक है ना, पहला। दूसरा यहां पर देख सकते हैं अंतरिक्ष कूटनीति की बात चलती है। आईआर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अंतरिक्ष कूटनीति। जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मैं करवाऊंगा तो वहां पर इसको डिटेल से बताऊंगा। तो अंतरिक्ष
कूटनीति को इससे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद यहां पर बात करें तो भारत युवाओं का देश है, आप सभी जानते हैं। यहां पर जब यह मिशन सफल होगा तो युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी ताकि युवा ज्यादा से ज्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाएं, रुचि दिखाएं और इसमें ज्यादा से ज्यादा वो सम्मिलित होएं। तो इससे क्या होगा, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और साथ ही साथ जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को भी यहां पर बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था में भी योगदान होगा। कैसे होगा, यहां पर आपने देखा होगा स्पेस एक्स का नाम आपने सुना होगा, उसके द्वारा ऐसी बात कही जाती है कि अंतरिक्ष में भी पर्यटन, अंतरिक्ष पर्यटन हम प्रारंभ करेंगे और यहां पर लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, लोग जाकर घूमकर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब भारत इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेगा तो ऐसी स्थिति में भारत के द्वारा भी अंतरिक्ष का पर्यटन करवाया जाएगा और इससे आमदनी बढ़ेगी। साथ ही साथ देखें, अंतरिक्ष पर्यटन हो गया और साथ ही साथ दूसरे देश भी तो चाहेंगे कि हम अंतरिक्ष में जाएं और ऐसी स्थिति में आपने सुना होगा कि भारत की जो अंतरिक्ष जो यहाँ पे मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ही दुनिया के अन्य मिसाइल सिस्टम से बहुत ही सस्ता है। जो सैटेलाइट नासा या फिर अन्य देशों के जितने भी एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो भेजा जाता है सैटेलाइट बहुत ही महंगा पड़ता है, जबकि भारत बहुत ही कम रेट में उसी सैटेलाइट को स्थापित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जब दूसरे देशों का अगर मिशन हुआ तो वो भी भारत की तरफ रुख करेंगे और इससे भी क्या होगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तो इन सभी आधार पर हम देख सकते हैं कि ये भारत के लिए कैसे उपयोगी होगा। अब यहां पर हम बात कर रहे थे GSLV Mark 3 के बारे में। तो यहां पर भारत की जो सैटेलाइट सिस्टम है जो इसरो के द्वारा यहां पर विकसित किया गया है उसकी यहां पर चर्चा करते हैं। GSLV क्या है, PSLV क्या है, ASLV और SLV। तो प्रारंभिक दौर में देखें, है ना, सबसे पहला यहां पर क्या है, SLV। भारत में प्रथम पीढ़ी का जो सैटेलाइट सिस्टम था वो था हमारा SLV, यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, हिंदी में बोले तो उपग्रह प्रक्षेपण यान। यह क्या था, भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। गूगल पे थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा SLV 3, है ना, यहीं से प्रारंभ किया जाता है। अब इसकी बात करें, जो भी सैटेलाइट होती है इसमें ईंधन जो है, ईंधन क्रमबद्ध रूप से होता है। इंजन जो है कई प्रकार के यानी कि चरण के रूप में होते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है ये 4 चरणों वाला है और इसमें ईंधन का जो प्रयोग किया जाता है वो ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। एक बार यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिसाइल हो गया, है ना, ये हमारा मिसाइल हो गया। तो यहां पर 4 चरण में, एक चरण होता है यहां पर ईंधन भरा हुआ है, दूसरा चरण जब ये समाप्त हो जाएगा तो यहां से खुल के ये गिर जाएगा, मिसाइल इतनी बड़ी रह जाएगी, है ना। उसके बाद हम तीसरा चरण देखें, जब ये खत्म हो जाएगा तो यहां से खुल के ये गिर जाएगा, उसके बाद इतना, फिर चौथा चरण। ऐसे चरणबद्ध तरीके से इसमें जुड़ा हुआ होता है और जब जिसका कार्य समाप्त हो जाता है वो उससे अलग होकर बाहर आ जाता है और अगला इंजन यहां पर स्टार्ट होता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो SLV की बात करें, जब SLV बनी थी तो ये 4 चरणों की थी और इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता था। ठोस ईंधन में कौन कौन से इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी भी चर्चा कर लेंगे। और इसकी क्षमता देखें, है ना, इसकी क्षमता कितनी थी, पेलोड कितना था, तो 40 किलोग्राम के सैटेलाइट, प्रारंभिक दौर में मात्र 40 किलोग्राम। तो SLV जो थी भारत की, इसकी क्षमता थी कि 40 किलोग्राम के जो सैटेलाइट हैं उसे लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित करने की क्षमता यहां पर थी। ठीक है ना। इस संदर्भ में देखें तो 1980 ईस्वी में प्रथम सफलता यहां पर प्राप्त की गई, है ना। इससे पहले 1 साल पहले आंशिक सफलता प्राप्त की गई थी, लेकिन 1980 में पहली सफलता यहां पर प्राप्त की जाती है। और रोहिणी जो सैटेलाइट का आपने नाम सुना होगा, रोहिणी RS-1, उसको इसके द्वारा स्थापित किया गया था और यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, है ना। तो यहां पर पहली सफलता कब मिली थी, 1980 ईस्वी में। और वर्तमान में देखें तो SLV हमारा रिटायर्ड हो चुका है।
ठीक है ना। चलिए दूसरा यहां पर देखें, ये क्या हो गया हमारा प्रथम पीढ़ी के। उसके बाद दूसरे पीढ़ी का हमारा देखा जाए सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो दूसरा पीढ़ी का था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि ASLV, और हिंदी में देखें तो हिंदी में इसे बोलते हैं संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV। इसमें क्या हुआ कि इसकी पेलोड क्षमता पहले 40 किलो थी, यहां पर दूसरी पीढ़ी में ASLV में इसकी पेलोड क्षमता 150 किलो तक हो गई। और यहां पर ये जो 4 चरण का था, इसमें 5 चरण ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया। तो ये जो थी ASLV, ये 5 चरणों की ठोस ईंधन से संबंधित यहां पर ये हमारा मिसाइल सिस्टम था। उसके बाद यहां पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण जिसने विश्व में अपनी ख्याति अर्जित की है, वो कौन सी है, हमारी तीसरी पीढ़ी की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, ठीक है ना। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और इसने विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त की है अपने प्रदर्शन के आधार पर। भारत का सबसे विश्वसनीय और सबसे प्रचलित प्रक्षेपण यान है, और इसके द्वारा विश्व के अन्य देशों के मिसाइल से सस्ता यहां पर इसके द्वारा प्रक्षेपण कर दिया जाता है। यहां पर देखा जाए तो इसकी पेलोड क्षमता जो देखे, पेलोड क्षमता क्या है कि जितना वो वजन लेकर ऊपर चला जाए, इसे बोलते हैं पेलोड क्षमता। तो PSLV की बात करें तो PSLV भी 4 चरणों की है, लेकिन यहां पर चरणों में जो ईंधन की क्वालिटी है, ईंधन जो प्रयोग किया जा रहा है, उसमें अंतर देखने को मिलता है। 4 चरण है, तो पहले चरण में ठोस ईंधन है, दूसरे चरण में द्रव ईंधन है, फिर तीसरे चरण में ठोस, और चौथे चरण में द्रव ईंधन देखने को मिलेगा। यानी कि ठोस द्रव ठोस द्रव, ठोस द्रव ठोस द्रव, याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो PSLV 4 चरण के हैं, ठोस द्रव। अब इसमें देखा जाए तो जो ईंधन है, ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर हम देखते हैं जो ठोस है, ठोस का पहले चरण वाले ठोस में प्रयोग किया जाता है HTPB, यानी कि हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरे चरण में देखें, दूसरे चरण में जो यहां पर द्रव प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, वो है UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, है ना। UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा चरण हमारा ठोस कहा जाता है, इसमें भी वही ठोस के रूप में HTPB, यानी कि हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन प्रयोग में लाया जाता है। और जो चौथा चरण है जिसमें द्रव प्रयोग किया जाता है, इसमें MMH, यानी कि मोनोमिथाइल हाइड्रोजन यहां पर प्रयोग किया जाता है। और इसको जलाने हेतु ऑक्साइड के रूप में नाइट्रोजन मिश्रित ऑक्साइड का यहां पर प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारा PSLV, और PSLV में ये सारी बातें याद रखिएगा। इससे संदर्भित सबसे महत्वपूर्ण चीज, PSLV का ही C-37 के द्वारा, आप सभी को याद होगा, बहुत चर्चा में था और इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। PSLV C-37 के द्वारा 15 फरवरी 2019 ईस्वी को एक साथ 104 उपग्रह स्थापित करके रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, विश्व में सबसे ज्यादा एक साथ सैटेलाइट स्थापित करना। किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा, PSLV C-37 के द्वारा। इससे पहले रिकॉर्ड जो था वो रूस एक साथ में 37 उपग्रह सबसे ज्यादा स्थापित किया है, और USA 29 उपग्रह सबसे ज्यादा स्थापित किया गया है, जबकि भारत एक साथ 104। इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने में अभी बहुत समय लगने वाला है कई देशों को, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी की जो हमारी है वो है हमारी GSLV, है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हिंदी हो जाता है भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, है ना। अब यहां पर बात करें तो ये क्या है, 3 चरणीय है। पहले वाला 4 चरण था, दूसरा ASLV 5 चरण का, फिर PSLV 4 चरण का। अब ये GSLV है, ये 3 चरण का होता है, ठीक है ना। 3 चरण क्या क्या है वो समझते हैं। अब GSLV में देखें तो 2 प्रकार आपको देखने को मिलेगा, GSLV Mark II
और GSLV Mark 3। यहां पर जो गगनयान प्रक्षेपित किया जाएगा वो किसके द्वारा? GSLV Mark 3 के द्वारा। दोनों में भेद क्या है ना, अंतर क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो GSLV Mark 3 की बात करें तो ये क्या है? 3 चरणों वाला है ना, 3 चरणों वाला है। अब 3 चरण में क्या क्या? पहले ठोस ईंधन प्रयोग होगा, फिर तरल ईंधन प्रयोग होगा, उसके बाद यहां पर देखा जाए तो एक नई टेक्नोलॉजी है ना, नई टेक्नोलॉजी क्या है यहां पर? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? टॉर्क बहुत ज्यादा मिलता है ना, और ये दूरी तक जाने में सक्षम हो जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो ठोस का, और ठोस के रूप में क्या? HTPB यानी कि हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहां पर तरल का प्रयोग किया जाता है, और तरल के रूप में क्या? UDMH यानी कि अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और इसके ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो किसी भी चीज में आग लगेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम चरण जो होता है अपर स्टेज, उसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में देखा जाए तो ये रसिया से मंगवाया जाता था, लेकिन वर्तमान में भारत के द्वारा इसे विकसित कर लिया गया है। वहीं अगर देखें तो वहीं GSLV Mark 3 में ये सारी चीजें हैं, और यहां पर जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो था रसिया से मंगवाया जाता था, अब भारत द्वारा विकसित कर लिया गया है, और GSLV Mark 3 में यही क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। अब GSLV Mark 2 और Mark 3 में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें तो इसकी जो पेलोड क्षमता जो है भूतुल्यकालिक है ना, भूतुल्यकालिक जो कक्षा है वहां तक 2500 किलोग्राम वजन को स्थापित कर सकता है, जबकि लो अर्थ ऑर्बिट में देखें तो 5000 किलो तक के जितने भी सैटेलाइट है उसको स्थापित कर सकता है GSLV Mark 2। जबकि यहां पर GSLV Mark 3 की बात करें तो इसकी जो पेलोड क्षमता है वो भूतुल्यकालिक कक्षा में देखिएगा 4000 किलो तक के सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है, जबकि लो अर्थ ऑर्बिट में देखें तो 10,000 किलो तक के सैटेलाइट को यह स्थापित कर सकता है। तो पहले जितने भी बड़े बड़े मिशन थे, वजनदार यहां पर सैटेलाइट अगर भेजना पड़ता था तो भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, रशिया USA पर। लेकिन इसके विकास से क्या हो गया? इसके विकास से भारत आत्मनिर्भर हो गया। पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, अभी भी जो 4000 के ऊपर के जितने भी सैटेलाइट हैं उन सबको स्थापित करने के लिए दूसरे देशों के पास जाना पड़ता है। तो जो दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो गई है, ऐसे कहें तो ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर GSLV Mark 3 है। GSLV Mark 3 में जो अपर स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन है, उस क्रायोजेनिक इंजन जो है वो स्वदेशी प्रकार का है, भारत में ही बना है, C-25 के नाम से जाना जाता है। तो इससे देखें तो यहां पर क्रायोजेनिक इंजन आ गया, भारत प्रयोग कर रहा है। तो माइंड में यह आना चाहिए कि विश्व के अन्य और कौन से देश हैं जो क्रायोजेनिक इंजन यहां पर प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखें तो वर्तमान में 6 देश प्रयोग करते हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा जापान, पांचवा फ्रांस और छठा अपना भारत। ये 6 ऐसे देश हैं जो वर्तमान में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये भी प्रश्न उठना चाहिए कि भारत में जो क्रायोजेनिक इंजन बना उसका प्रथम प्रयोग कहां किया गया? तो प्रथम प्रयोग GSLV D5 में 2014 में 6 जनवरी को किया गया था। यानी कि भारत में जो क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया गया उसका प्रथम प्रयोग GSLV D3 मिसाइल में 6 जनवरी 2014 को किया गया, जो सफल भी रहा, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात आई यहां पर क्रायोजेनिक है ना, क्रायोजेनिक इंजन क्या है? तो क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो ये निम्न ताप आधारित प्रौद्योगिकी है, यानी कि इसमें जो ईंधन के रूप में जो भी पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसको बहुत ही निम्न ताप पर रखा जाता है। इसमें प्रणोदिक ईंधन है ना, यानी कि जो जलने वाला ईंधन है उसमें द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, और द्रव हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है। यह प्रश्न के रूप में आ चुका है।
आप देखेंगे जो यहां पर प्रणोदक ईंधन है उसके रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन, वो भी द्रव के फॉर्म में, और द्रव के फॉर्म में उसको रखने के लिए -253 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है। उसके बाद ऑक्सीकारक जो होता है, ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन यहां पर रखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन तभी जलेगा जब ऑक्सीजन यहां पर वहां पर हो, ठीक है। तो द्रव ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो यहां पर क्रायोजेनिक इंजन क्या है, निम्न ताप आधारित प्रौद्योगिकी है जिसमें प्रणोदक ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन को रखा जाता है -253 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन को रखा जाता है -183 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज थे, जब आप किसी विषय वस्तु को तैयार करते हैं तो इतनी सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। ये पहली क्लास है जो इतना डिटेल में था, अब इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। एक साथ आऊंगा, कम से कम 10 टॉपिक एक क्लास में करवाऊंगा, तभी जाके इतना जल्दी हमारा पूरे 1.5 वर्षों का करेंट अफेयर तैयार हो पाएगा। तो गगनयान पढ़े, तो गगनयान चर्चा में क्यों रहा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, गगनयान क्या है और भारत के लिए कैसे ये उपयोगी सिद्ध होगा, ये हमने देखा। साथ ही साथ यहां पर कक्षा की बात है कि किस कक्षा में स्थापित किया जाएगा, तो हमने कक्षाओं के बारे में भी देख लिया कि कितने कक्षाएं होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या डिफरेंसेस है वो हमने देख लिया। उसके बाद यहां पर GSLV मार्क 3 के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये क्या है, सैटेलाइट है। तो भारतीय सैटेलाइट के बारे में भी हमने यहां पर जानकारी अर्जित कर ली। अब किसी भी आधार पर यहां से प्रश्न पूछा जाए, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। तो आशा करता हूं सारी चीजें आप सभी को समझ में आई होगी। वीडियो को 1-2 बार देखिए, हर एक चीज को नोट डाउन कीजिए, और जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिए, उन सभी का सॉल्यूशन अवश्य ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सोमवार को 12 बजे। धन्यवाद।